सूरजाना साईं। कॉन्वर्सेशंस हैं। हाँ, बस सांझा चल रहा है चाय पे, इसी से याद आया सर, एक सिप हो जाए। क्या बात है। पॉडकास्ट। सर चाय कैसी बनी है? अच्छी बनी, बहुत अच्छी। पत्ती ठीक है? ठीक है जी। मेरा है लेवल। यो चेक 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 चेक। ये आपका था ना? नहीं, आपका था ये अभी ठीक है? हाँ जी। चेक 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 चेक। मेरा ये है। हाँ हाँ जी सर। परफेक्ट परफेक्ट। करें सर शुरुआत? हाँ जी करें। सर मेरा एक बड़ा ब्रॉड सा आपसे सवाल ये है शुरुआत करने के लिए कि जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है वो आपके हिसाब से उसकी शुरुआत कैसे हुई होगी और कैसे उसका एक एक बिगनिंग ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के बारे में आपका क्या कहना है सर? ठीक है। वो एक शुरुआत में हम नाद ब्रह्म से लेते हैं कि जब दुनिया शुरू हुई तो वो एक साउंड से शुरू हुई, उसको नाद ब्रह्म बोलते हैं, ओंकार जिसको। तो उसी से फिर ये बाद में सामवेद की रचना, अलग से सामवेद की रचना हुई। ये सामवेद फिर ब्रह्मा जी ने इनको दिया, सरस्वती माता को। वहाँ से फिर आगे ऋषियों को डिस्ट्रीब्यूशन हुई शिक्षा की, फिर ये नीचे दुनिया तक पहुंचा। अच्छा। ऐसा मानते हैं। तो वो जो वो पहली साउंड थी, आपने उसका एक मेंशन किया था, क्या कहते हैं उस साउंड को, क्या कहते थे? ओंकार। हाँ, नाद ब्रह्म, हाँ वहीं से है। तो वो एक अनद थी कि बिना किसी की टकराव से, पर वो फिर योगियों के लिए रह गई, वो उनको अंदर अनुभव करने के लिए रह गई। हमारे काम की चीज है उसको बोलेंगे जो दो चीजों के टकराने से जो साउंड बनती है, आहत नाद। ये हमारे म्यूजिक का काम का है। फिर आहत, अनाहत तो हो गया जो योगी लोग ध्यान में सुनते हैं, उसको अनुभव करते हैं उस साउंड को। वहां तक तो हम भी नहीं पहुंचे ना, तो जाने का हुआ कभी। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात करी जो आप बता रहे हो कि वो सुनते हैं, मतलब जब वो ध्यान में बैठे हैं जी, तो उनको वो नेचर की साउंड्स, हाँ, वो अनुभव करते हैं पूरी तरह से उसको, और उसको समझते भी हैं वो कि कैसे रिलेट है प्रकृति से। वाह। उनका, हाँ। पर ये म्यूजिक में फिर हम वो नहीं कर पाएंगे ना, उसको लिख नहीं पाएंगे, उसके बारे में बता नहीं पाएंगे, इसलिए फिर वो योगियों के ध्यान करने की और अनुभव करने की चीज रहेगी। हमारे काम का रह गया फिर जो दो चीजों के टकराने से, आहत नाद। आहत नाद में भी जो साउंड स्थायी है, ज्यादा देर सस्टेन रहती है, वो म्यूजिक के काम की हुई। बाकी साउंड कोलाहल होगी, शोर हो गया, जैसे पत्थर का ठकठकाट, उसमें साउंड ज्यादा देर सस्टेन नहीं रहेगी, उसमें अटैक ज्यादा है। नहीं, मतलब उसका मतलब साउंड ऐसा गूंजेगा नहीं, जैसे हम तार को छेड़ते हैं उस तरह से नहीं है उसमें। तो फिर वो हमारे म्यूजिक के काम की नहीं रही हो। इंटरेस्टिंग सर। हाँ, वो रह गया। फिर शोर को अलग कर दिया हमने फिर 22 साउंड लिए, उसको श्रुतियां बोलते हैं, जो एक से दूसरी अलग अलग सुनाई देती है, जो हम समझ सकते हैं, सुन सकते हैं उसको। उन्हीं 22 श्रुतियों में हमारे 12 स्वर की सेटिंग की है, शुद्ध, कोमल, तीव्र जो भी हैं, क्रोमैटिक। हाँ जी, हाँ जी, सा से सा तक। हाँ जी जी, सा से नी तक 22, जो 23वीं है वो पहले के बराबर है।
उसी सा का हायर ऑक्टेव। हाँ जी, बिल्कुल दुगना, उससे बिल्कुल दुगना। मतलब दोनों साउंड एक जैसे होंगे, बस ऊपर और नीचे का फर्क होगा, ऑक्टेव का फर्क। सर तो जो हमारे हारमोनियम पे जो क्रोमैटिक में सा से 22 नी तक जाता है, हाँ जी, तो वो सिर्फ 12 है। 12 हैं, वो भी अपनी सही श्रुति पे नहीं है सारे, बिल्कुल सही जगह पे नहीं है। जो हमारी कैलकुलेशन है कि सा की 4 श्रुतियां होगी, उसके बाद रे आएगा। अब ये तो बराबर है, इक्वली टेम्पर्ड पे किए हैं हारमोनियम के स्वर तो सारे हमारे, वो बराबर बराबर से कर दिए कि जी हाँ, सा से रे की भी उतनी दूरी है, रे से ग की भी उतनी दूरी है, ऐसा किया इसमें। पर जो एक्चुअल जो श्रुतियां थोड़ी सी कहीं पीछे हैं अपनी हारमोनियम की इसके हिसाब से, स्वर के हिसाब से। हाँ, मतलब उसका साउंड संवाद से करते हैं हम लोग, जैसे सा और प का संवाद आपस में एकदम बजाएं तो पता ना लगे कि सा कौन है और प कौन है, इसको संवाद बोलेंगे। उस हिसाब से होती है जो हमारे इंडियन क्लासिकल के हिसाब से, श्रुतियों के हिसाब से जो स्वरों की स्थापना की है। हारमोनियम पे इक्वली टेम्पर्ड इसलिए किया होता है कि वो कहीं से भी बजाना शुरू करें तो बराबर ठीक आए, मतलब। ओके, तो सर जिस तरह अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, मान लो यहाँ आज से 300 साल या 400 साल पहले, उनका पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या होता है ट्यून करने के लिए किसी चीज को? वो तो कहीं भी करेंगे शुरू, वहां से फिर नापना शुरू हो जाएगा, चाहे किसी भी जगह पे करें, वहीं से नापना शुरू हुआ, वो 0 हो गया फिर उनका। हाँ जी, उसके हिसाब से वो पूरी दुनिया का एक जैसा मीटर नहीं था पहले, जैसे आजकल है ना कि चाहे कीबोर्ड इंडिया में बन रहा है चाहे यूएसए में बन रहा है, दोनों की ट्यूनिंग एक जैसी है। जो सुर पेटी होती थी उसके हिसाब से सारी ट्यूनिंग करते थे, गिटार वाला भी वहीं ट्यूनिंग करेगा, सितार वाला भी वहीं, तबले वाला भी वहीं ट्यून करेगा, फिर वो एक जैसा वो करेंगे, फिर परफॉर्म करेंगे। फिर सर कुछ ऐसा भी है कि जो इंस्ट्रूमेंट्स अब जब मैं आपसे पास्ट का रेफरेंस लूं तो मैं कितने साल पीछे जा सकता हूं पूछने के लिए आपसे कि हाँ, उस टाइम पे ऐसा होता था? मतलब अगर मैं 200-300 कहूंगा वो तो बहुत ही पास है, बहुत पास है। उसमें तो इनफैक्ट पुराने लोग तो उसको मॉडर्न कहेंगे। जी, तो क्या हजारों, कितने, मतलब एक जो वैदिक युग मानते हैं वो मानते हैं जैसे इस दुनिया की शुरुआत के हिसाब से मानते हैं, जैसे इस चतुर्युगी की जो शुरुआत मानते हैं, तो उसमें तो फिर यही आएगा कि जो नाद ब्रह्म से सामवेद की रचना जब हुई, चारों वेद अलग अलग किए, तो ब्रह्मा जी ने वो पढ़ाए, जैसे अपने बच्चे ही समझो उनके, अपने नारद हुए, माँ सरस्वती, इनकी तरह फिर उनके अपने ऋषि मुनियों के पास, जो बड़े बड़े ऋषि लोग थे उनके पास आए, वो मंत्रोच्चारण करने के लिए फिर वो करते थे इनका स्वरों का प्रयोग, जैसे ऊपर का ऐसे ऐसे मध्यम करते, ना 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 ना, ऐसे करते, इशारा भी करते थे, और मंत्रों सारे फिर जितनी भी टीम होती थी वो मंत्रोच्चारण करने सारे एक बराबर बोलते थे, वो क्योंकि इशारा भी करते रहते कि ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, मध्यम बीच में रहेगा, ऐसे भी सारे मंत्रोच्चारण करते थे। एक बड़ी सर, जिस तरह आपने जब मेरे को वो बताया कि जिस तरह योगी बैठ के मेडिटेशन करते हैं और उनको वो फ्रीक्वेंसी जिनसे हमें कोई वाकिफ नहीं है बट उनको सुनती हैं, मेरे दोस्त ने एक एक्सपेरिमेंट किया था सर मनाली में जी, मतलब वो अलग अलग जगहों पे जाके एक्सपेरिमेंट करता था। उसने क्या किया, रिकॉर्डर लगाया रात को जब थोड़ा ट्रैफिक कम हो, जब नेचर साउंड ज्यादा हो, जी, ट्रैफिक पीछे बैक सीट पे आ जाए, तो उसने बढ़िया जगह होटल रूम लिया, अपना रिकॉर्डर उसने इंटेंसिटी बढ़ा के उसकी कि वो एक एक चीज कैप्चर करे, जुगनू की आवाज से भी लेके किसी पक्षी के उड़ने की आवाज, जो रिवर की आवाज है, वो उसने ऑन करके अपने DAW पे इफेक्ट्स लगा दिए, बहुत ज्यादा उसको वेट इफेक्ट्स लगा दिए, रिवर्ब और डीले के साथ, एक बहुत ही जैसे कि फ्लोई कलरफुल सा एक इमेज बने। ठीक है। तो उसने फिर मेरे को प्ले किया वो अगले दिन, और मेरे को सर ऐसा लगा कि कोई सिम्फनी बज रही है, मतलब वो अलग अलग साउंड्स की एक अपने आप में ना नेचर की एक वो फ्रीक्वेंसी जो एक ह्यूमन ईयर कैप्चर कर सकता है, ठीक, वो बड़ा ही। हाँ। और वही एक्सपेरिमेंट उसने बर्लिन में भी किया,
अलग अलग सिटीज में करी और वहां पे सबकी अपनी एक टोनल क्वालिटी थी सर, अलग अलग। वाह। और सर एक बड़ी हैरानी की बात यह है कि जब मैं वो मनाली वाला पीस सुन रहा था जी, उसमें मुझे ऐसा लगा दूर नाटी बज रही है कहीं। मतलब वो मेरे ख्याल से इंसान भी जब फोक म्यूजिक में भी बड़े बड़े बुजुर्गों ने जब वो सुना होगा वो फ्रीक्वेंसीज, उसको जी। गाने की कोशिश करी होगी उन्होंने। होता क्या है एक्चुअल में, साउंड कभी खत्म नहीं होता। आप आज कुछ गा रहे हैं, बजा रहे हैं, तो वो चला जाएगा। जो भी अपना मंडल है, अपना ब्रह्मांड है, उसमें चले जाएगा साउंड। उसको कैप्चर, जैसे कुछ मशीनें हैं जो कैप्चर कर लेती हैं। पीछे एक रिसर्च हुआ था कि कुरुक्षेत्र के पास लोगों ने, साइंटिस्टों ने किया कुछ वो साउंड कैप्चर। जो गीता के श्लोक आज से 5000 साल पहले बोले थे, उसमें कुछ टूटे फूटे उनके उसमें कैप्चरिंग में आया। प्रॉपर तो नहीं आया साउंड, पर तो कुछ एक जैसा टूटा फूटा साउंड आया। तो मतलब खत्म नहीं होती है कोई भी साउंड। आप आज कुछ बजा रहे हैं गिटार पे, तो वहां सुनना बंद हो जाएगा, पर कहीं ना कहीं चला जाएगा वो, कहीं ना कहीं चला जाएगा वो साउंड। तो जो भी हम क्रिएट करते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, वो खत्म नहीं होता, पर कहीं बिखर जाता है ऐसा। सर ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताई आपने, उन्होंने वो रिकॉर्ड करी वो। हाँ जी, था प्री हिस्टोरिक टाइम्स की साउंड्स। हाँ जी। तो मतलब आज से 5000 साल पहले की बोली हुई चीजें वो कुछ एक उनके पकड़ में आई। वाह। वो एक प्रॉपर तो नहीं पकड़ा गया जैसे वो बोला गया है कि वैसे बिल्कुल व्याकरण की तरह बिल्कुल अच्छी तो नहीं आई ना, पर टूटा फूटा कुछ ना कुछ उनके उसमें आया। सर जिस तरह दिग्गज लोग हैं, जब मैंने दिग्गज बोला सबसे पहला नाम मेरे दिमाग में उस्ताद नुसरत फतेह अली खान आया। इनसे भी जो पीछे इनके पूर्वज और पीछे जाएं जी। तो आजकल तो हमारे पास ट्यूनर है। हाँ जी। आप जब मुझे बोलते हो कि सुर लगाओ तो सा को हरे पे लेके आओ, हाँ जी, और हमें पता लग जाता है कि हम कहाँ ऑफ जा रहे हैं। अब तो गिटार भी अगर ट्यून करना होता है ट्यूनर लगा के मशीन को देख रहे हैं। सर पुराने जमाने में लोग, आपने मुझे एक इंसिडेंट बताया था जिसमें एक मटका डालते थे। हाँ, वो एक बार एक्सप्लेन करो सर। साउंड को वो क्लियर सुनने के लिए वो मटके से करते थे कि आप हमारी साउंड हिल तो नहीं रही है, कहाँ रखनी है उसको। जैसे अपने नुसरत साहब एक इंटरव्यू में बोल रहे थे कि हम घड़े में डाल के रियाज करते हैं, मुंह को घड़े में डाल के रियाज करते थे। वो घंटों फिर वहाँ उस पे हम जो भी है वो करते रहना, उसमें एक साउंड को वो मेंटेन करने के लिए। उसी में फिर सरगम का जो भी आपने करना है वो प्रैक्टिस सारी उसी की अंदर करते थे, तो वो सुनाई साफ देती थी घड़े के अंदर। ऐसे फिर सुनने की ज्यादा बढ़ जाती है ना फिर। तो ट्यूनिंग फिर बिना उसके मीटर के करेंगे लोग, आजकल भी करते हैं। आजकल भी बहुत से अच्छे आर्टिस्ट हैं वो सुन के ट्यूनिंग करते हैं, सारी तारों की ट्यूनिंग करते हैं और बिल्कुल परफेक्ट और श्रुतियों के हिसाब से संवाद के उसके रेफरेंस लेके। सर श्रुतियों में अब तो डिफरेंस आ गया ना, मतलब अगर हम कोई पुरानी कॉम्पोजिशन सुने जो रिकॉर्डेड है वाइनल पे, उनमें वो जो नी भी लगा रहे हैं वो थोड़ा सा हमें आज की डेट का ऑफ लगता है, बट एक्चुअल रियल वही गा रहे हैं। हाँ, जो स्वरों की स्थापना है वो संवाद के हिसाब से है। सा के साथ ही सबका संवाद बनेगा। सा रे गा मा पा धा नी जितने भी हैं, चाहे कोमल चाहे तीव्र है, उनका सबका है संवाद। ये हो सकता है कि रिकॉर्डिंग में कुछ गड़बड़ हो गई हो, ये भी हो सकता है कुछ, पर संवाद अभी भी वही है कि एक तो हमारी आदत बन गई है इक्वली टेम्पर्ड को सुनने की। कान पक गए हैं। हाँ, हमारा जो भी सुनने का वो इक्वली टेम्पर्ड को सुनते हैं। हमारी गिटार इक्वली टेम्पर्ड पे है, कीबोर्ड इक्वली टेम्पर्ड पे सेट है, हमारे हारमोनियम इक्वली टेम्पर्ड पे है। बहुत से इंस्ट्रूमेंट हमारे जो इक्वली टेम्पर्ड पे मतलब बनाए हैं। अब श्रुतियों के हिसाब से तो सारंगी हो गई, सितार, इस तरह की चीजें, ये श्रुतियों के हिसाब से अभी भी मेंटेन है। वो आदत कैसी है हमारी की सुनने की, हम इक्वली टेम्पर्ड को सुनने की आदी हो गए हैं कि श्रुतियों के सुनने की। मैं वही कहना चाह रहा था, जिस तरह वो कोई कॉम्पोजिशन सुनो तो अगर उसको तुम कंपेयर करोगे एक आज का नी उस सुर पे करोगे मैच, तो हाँ लगेगा, हमें वो लगेगा एक्चुअली रियल वो है जी। और ये तो एक
फैक्ट्री स्टैंडर्ड नी से कंपेयर कर रहे हो तुम एक गोल्ड चीज को। जी जी, ऐसा हो। अब आसान करने के लिए चीजें की हैं ये, ताकि पब्लिक में सब जगह फैले म्यूजिक, सबको मतलब आसान हो। जी जी, उसको एक्सेप्ट करना, उसको मतलब अपने आप सार्थक करना उसको। एक सर मैं इंटरव्यू देख रहा था, एक पाकिस्तानी म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं जी, बहुत ही नाम है इनका, रोहेल हयात इनका नाम है, कोक स्टूडियो पाकिस्तान वाज हिज ब्रेन चाइल्ड जी। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। एक दिन जब इन्होंने कोक स्टूडियो स्टार्ट ही करा तो इनके पास फोक म्यूजिशियंस आए कहीं से और संगत में बैठे, इधर बैठे हैं सारे गिटार प्लेयर्स और वो पूरा ग्रुप बैठा हुआ है और वहां वो आ गए। तो अब वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट को वो उनके फोक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ जोड़ने का सारा वो था जी, एफर्ट। हाँ जी। तो वो हुआ नहीं, कुछ अच्छा, मैच नहीं हुआ। ठीक। तो वो रोहेल हयात ऐसे परेशान हो गए कि ये क्या हुआ है मतलब। तो जो फोक म्यूजिशियन था ना, हाँ जी, उन्होंने रोहेल हयात को बोला जरा अपने कान पका के लाओ। ठीक। और तब उनको ऐसा लगा सेटबैक कि यार इतना मैंने अपना म्यूजिक में सब कुछ किया है और अब मेरे को एक सिंपल सा मैं एक फ्यूजन नहीं कर पा रहा। फिर उन्होंने अपने को कमरे में बंद करके रिसर्च करी फ्रीक्वेंसीज के ऊपर और फिर लेटर ही रियलाइज दैट उस फोक इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक फ्रीक्वेंसी रेंज है जिसमें तुम बड़े तरीके से ही एंटर कर सकते हो एक वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट के साथ। जी, वो ट्रू फ्यूजन मेरे ख्याल से कहलाई जाएगी जहां पे यू अंडरस्टैंड द intricacies of all the instruments, not just western, मतलब अगर folk instruments की भी बात करें। हाँ जी, हाँ, काफी अच्छा सोच है ये भी कि उसको कैसे जोड़े हम उनके साथ। फ्यूजन का भी यही मतलब था कि हम पुराने के साथ कैसे मतलब इंटरकनेक्ट हो। जी, तो अच्छा ये था, तो उसको भी, पुराने को भी सुनने की वो आदत रखनी चाहिए हमें। ये तो है सर। सर आज के दिन के हिसाब से क्या इम्प्रेशन है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का मॉडर्न टाइम्स में? इंडियन क्लासिकल म्यूजिक वही सुन सकता है जिसको थोड़ी बहुत समझ है, जो सुर को समझ रहा है, वो उसका मतलब समझ रहा है, वो उसका इंटरेस्ट रहेगा वहाँ पे। बाकी ज्यादातर जो हमारी यंग जनरेशन है वो तो एक वो देख रही है अपना रॉक टाइप, उसका डांस टाइप उसको ज्यादा एक्सेप्ट कर रही है, मेटल उसको ज्यादा एक्सेप्ट कर रही है, वो शोर को और उसको ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि वो उनका डिमांड है उस तरह की, यंग ब्लड की डिमांड है कि हमें जोश चाहिए। और जोश के लिए वो उन चीजों को ये कर रहे हैं। क्लासिकल जो हमारा शास्त्रीय संगीत है ये शांति देने वाला है, समझाने वाला है, मतलब एक वृद्ध की तरह देखो आप इसको। वो क्या होता है सर? जो बूढ़ा होता है वो ज्यादा समझदार होता है और ज्यादा समझाने की उसकी कैपेसिटी है। एक तरीके का ठहराव। हाँ जी, उसने सब कुछ देख लिया है तो वो समझाएगा कि क्या रहा है, क्या ठीक है, क्या गलत है। जी सर, जैसे मेरे साथ पर्सनली ऐसा हुआ है जब मैंने आपसे स्टार्ट किया था, मुझे याद है मैं धर्मशाला में था जब मैंने आपको पहला फ़ोन लगाया था कि सर ऐसा ऐसा स्टार्ट करना है। हाँ जी, तो इंडियन क्लासिकल का मेरे अंदर ABCD भी नहीं था तब, और अभी भी मेरे अंदर, मैं अभी ए भी नहीं कहूँगा, अगर ए भी होगा शायद, ए बनने में भी अभी 10 साल लगेंगे, जेड तक तो हम बहुत साल बाद पहुंचेंगे। बट तब से लेके तो जो जर्नी रही है सर आपके सिखाने की, मेरे को संगीत के साथ साथ एक लर्निंग में भी लाइट दिखती है। पहले थोड़ा अंधकार था। हाँ, एक ग्रामर है ये, प्रॉपर ग्रामर, जो एक एक चीज को आपको खोल खोल के बताता है, एक एक स्टेप को बताता है कि क्या सुर का क्या रिलेशन है किसी चीज के साथ, ताल का क्या रिलेशन है, लय का क्या रिलेशन है, म्यूजिक में उसमें क्या मतलब वो एस्टेब्लिश करते हैं ये चीजें,
सारी चीज़ों का वो बताया गया है। वादी क्या है, संवादी क्या है, न्यास क्या है, वो सब चीज़ों का वो बताते हैं पहले। ये कि ये फिर वो उसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। उस चीज़ों का फिर कुछ मतलब निकलता है कि अगर ये वादी है तो उसका मतलब क्या है, अगर ये फिर संवादी है तो उसका मतलब क्या है, न्यास का मतलब क्या है। सर न्यास क्या होता है? न्यास जहाँ ठहरते हैं, अगर हम किसी राग का कोई पर्टिकुलर न्यास का स्वर है तो वहाँ उसको उस पे बार-बार ठहरेंगे हम। पूरी कंपोज़िशन में कहीं न कहीं साँस लेंगे वहाँ पे। तो उसका मतलब है कुछ फिर वहाँ पे। तो स्वरों की एक अपनी नेचर है, अपना एक शक्ल है और अपना एक बताने का ये है उनका कि मेरी शक्ल ही है, मैं ये रिप्रेज़ेंट कर रहा हूँ। सबका ऐसा है। इसी चीज़ से सर मेरे को एक वो चीज़ आती है दिमाग में कि पर्सनली आपका आजकल, अब ऑब्वियसली वो चेंज होता रहता होगा बार-बार, मूड के हिसाब से, वेदर के हिसाब से। आजकल आपको कौन-सा राग सबसे ज़्यादा सुनने का मन करता है, गाने का मन करता है? पर्सनली योर फेवरेट राग नाउअडेज़? ज़्यादातर मेरे जो नज़दीक के राग हैं वो जैसे कल्याण राग हो गया, बागेश्वरी हुआ, इनको हम ज़्यादा वो पास से देखते हैं। मैं ज़्यादातर हट-हट के हर किसी का ये राग ज़्यादा सुनता हूँ। जैसे कल्याण राग हो गया, बागेश्वरी हुआ, फिर कहीं जाके औरों की बारी आती है। अब वो बात ये भी है कि वो ज़्यादातर अपने गिर्द-गिर्द, अब शुरुआत में जब सिखाना हमने तो यही सिखाने ज़्यादातर, तो उनके साथ ही ज़्यादा इंटरकनेक्ट रहते हैं हम। अच्छा, क्योंकि वो सिखाने में भी हाँ, शुरुआत में वही सिखाने होते हैं ना हमने। सर बागेश्वरी में कौन-सा थाट का का उपयोग होता है? काफ़ी थाट से काफ़ी में आ गया ग आपका? गनी कोमल। अच्छा, काफ़ी भी बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। हाँ जी, बड़ा एक सॉफ्टनेस ज़्यादा रहती है उसमें। एक सर याद है कॉम्पोज़िशन थी वो ढीली नाटी करके जिसके अंदर वो 7 मात्रा में एक, याद है आपको, हमने यहाँ पे एक ढीली नाटी का एक ग्रूव हाँ, सेक्शन बनाया था। थोड़ा-थोड़ा याद उसके है। ऊपर फिर वो हेवी गिटार रिफ डाली थी, वो काफ़ी में था। ठीक, ठीक। और मैंने उसको सुनाया पार्थ को, हाँ जी। तो पार्थ कहता बड़ा अलग लग रहा है। फिर मुझे शायद तब ये रियलाइज़ हुआ कि ये अलग इसलिए लग रहा है क्योंकि पहली बार काफ़ी का इसमें प्रयोग हुआ था। ठीक। पर सर एक चीज़ तो मैंने ऑब्ज़र्व करी, बहुत अच्छा माहौल सेट हो जाता है सर एक अगर राग के उसमें रहेंगे ना हम, हाँ बाउंड्री जी। में, हाँ जी, हाँ जी। बहुत खूबसूरत माहौल सेट होता है गाने का। हाँ जी, वो फिर एक ही मूड रहता है पूरे राग में। एक मूड जैसा बना हुँ, रहता है। हुँ, हुँ, हुँ। उसमें फिर हम जीते हैं, ढलते हैं, उसको सोचते हैं, उसको अपने साथ रिलेट करते हैं। सर बागेश्वरी एक बार कोई बागेश्वरी की कॉम्पोज़िशन बताना सर। अ अ, एक छोटा एक बड़ा ख्याल की एक लाइन गाता हूँ। प्रीत लागे मोरे सूरजाना वा साईं ये क्या बात है सर, क्या बात है। ये इसका बड़ा ख्याल और एक अपील है, नायिका की अपील है और उसके अंदर कहीं न कहीं एक रोष भी है। एक उससे हाँ, नाराज़गी है। नायक से नाराज़गी भी है और एक अपील भी करी, प्रेम भी है, अंदर से प्रेम भी है। और जो उसकी दूरी का जो उसके अंदर जलन है, उसको वो एक्सप्रेस कर रही है। सबसे पहली चीज़ तो सर क्या सिचुएशन है हाँ कि जी, एक वांट भी है और एक नाराज़गी भी है और एक लॉन्गिंग भी है। हाँ जी, और इसको कितनी खूबसूरती से उस राग में स्वरों द्वारा हाँ जी। सेट और किया है। देखो ना उस्तादों ने कितनी अच्छे से सेटिंग की है सब चीज़ों की। वो मूड भी बरकरार रहा उसमें और लिरिक्स भी कितने अच्छे उसमें सेटिंग की है। और जिस सुर पे कंपोज़िशन जा रही है उसका भी ख़ास मतलब है। अगर अपील है तो उसको सॉफ्टनेस से, गुस्सा है तो फिर उसको उस तरह से दिखाया है।
वाह सर, इसी तरह कल्याण का कोई एक, सर मैं अगर ण लगाते हैं कल्याण में न, एक्चुअल जो ग्रामेटिकली ठीक होगा वो कल्याण होगा, ण, हिंदी ग्रामर के हिसाब से। अब भाषा का जहाँ जहाँ का एक्सेंट है वो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं अलग अलग होता रहेगा। सर एक बार कल्याण का आप कल्याण में एक स्लो कंपोजिशन सुनाता हूँ थोड़ी सी। सर जो आपका मन है। ऐसो सुघर सुंदर बालम वा, ऐसो सुघर सुंदर बालम वा, मैं का सुरंग चुनरिया ले वो मंगाए, सो सुघर सुंदर बालम वा। बहुत उम्दा सर, क्या बात है। एक ये नायिका की एक वो है, वो सोच रही है कि क्या मेरा बालम कितना सुंदर है, मतलब देखने सुनने में बात करने में भी बहुत, वो हर एक तरफ से अपने उसकी प्रेज कर रही है। वाह। और मैं उसके लिए भी अब सजने का काम करूंगी भी, तो मैं अलग अलग वो गहने चुनरिया रंगा के लाऊंगी, उस तरह से उसका वो बयान है। सर इसमें रेगा, इसमें क्या कोमल और क्या तेवर है? कल्याण में माँ तेवर। अच्छा, माँ तेवर रहेगा और बाकी सारे शुद्ध रहेंगे। इसमें गंधार और निषाद इनका संवाद है आपस में। ज्यादा ग रहेगा, उससे थोड़ा सा कम नी का यूज हम ज्यादा करेंगे। मतलब लैंड ग पे करना है ज्यादा नहीं, उसको ज्यादा दिखाएंगे और ज्यादा ठहरेंगे वहां पे। नी रे ग रे ग नी मा ग रे पा रे मा ग गा रे नी धा नी मा धा नी मा नी रे सा। वो तो सा को इतना कमजोर करेंगे वो नी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अच्छा, तो एक ये भी है टेक्निक की, एक किसी और को बैक सीट दो। हाँ जी, ताकि वो उभरे। हाँ, उसको ज्यादा कैसे तवज्जो देंगे हम, फिर उसको बार बार बोलेंगे, उसके ऊपर ठहरेंगे और बाकियों को लांग के आएंगे। सर मेरे को एक बड़ा अच्छा आपके, ऑब्वियसली आपके सारे एडवाइसेस मेरे को बहुत, मैं सीरियसली लेता हूँ। एक जो एडवाइस आपका मेरे को अभी जो याद आ रहा है इस वक्त, वो ये था कि जब एक गाना बन रहा था और उसके अंदर एक गिटार सोलो डालना था, तो उसके अंदर हम एक ही गाने में 2-3 रागों की ओर जा रहे थे। तो आपने कहा था कि नोट्स, अगर एक माहौल और एक राग है, उसके अंदर जो पर्टिकुलर नोट है जिसको तुम हाईलाइट करना चाहते हो, उसको भी बार बार ना हाईलाइट करो, तरीके से करो हाईलाइट, कि जब मेहमान कभी कभी आता है तो अच्छा लगता है। आपने एग्जांपल दिया। हाँ जी। तो मेरे को बड़ी अच्छी इस लाइन से मेरे को वो हुआ कि यार वो मेहमान को गाने में कम लाओ, तभी उसकी खूबसूरती दिखेगी उस नोट की। और वो हुआ सर, वो बड़ा अच्छा सजेशन था आपका वो। तो अब मैं ध्यान रखता हूँ वाली बात ना। तो सर अपनी जर्नी के बारे में बताओ सर। आपने संगीत की शुरुआत? मेरी वैसे घर में थोड़ा बहुत कीर्तन भजन वगैरह चलता रहता था, थोड़ा बहुत वहां से था, कहीं ना कहीं दिमाग में इंटरेस्ट था। पर मैंने पढ़ाई कहीं और उसमें था, वो +2 कॉमर्स में की। स्कूलिंग में तो म्यूजिक था ही नहीं हमारा,
वहाँ भी कुछ नहीं था। पर उसके बाद जब मैं कॉलेज में गया तो वहाँ सुन के हमारे मैडम थे वहाँ पे उस वक़्त शुक्ला शर्मा जी, तो उनको सुन के लगा मुझे यार भी म्यूज़िक करना चाहिए। मैं उनके रूम के बाहर से गुज़र रहा था, तो फिर मैं गया, तो जो इंस्ट्रूमेंटल के मैडम थे उन्होंने तो बोला कि गा के सुनाओ। तो मैं तो बहुत बेसुरा गाया, कुछ भी गाया, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया एक तरह से वहाँ से मुझे कि नहीं म्यूज़िक नहीं। मैं हालाँकि एक तबला सीखने के लिए गया था वहाँ पे कि मैं तबला सीखूँगा। नहीं, तबला तो हम सिखाते नहीं, गाना और सितार है, अगर तुम गाओ, सुर की नॉलेज है थोड़ी बहुत तो फिर हम ले लेंगे। फिर उन्होंने नहीं लिया। फिर मुझे जो वोकल के मैडम थे उन्होंने कर लिया था उस वक़्त, वो भी साथ में बैठे थे कि आप वोकल में ट्राई करना। तो वहाँ से शुरुआत हुई। तो ऐसा हुआ कि इंटरेस्ट मेरा ज़्यादा बढ़ गया और मैं एक टाइम में कोई 5-6 संस्थाओं के साथ काम करने लगा म्यूज़िक के। हालाँकि मैं गाता-बजाता कुछ नहीं था, पर वैसे उनके साथ जाने लगा, उठना-बैठना उनके साथ। मेरे सीनियर्स थे, वो बहुत टैलेंटेड थे। वो कई चीज़ें समझाते थे, उसका मतलब या कुछ गा के बजा के सुनाते थे। फिर मैं ज़्यादा इस पे डीप चलता गया। ग्रेजुएशन कर ली, उसके बाद ऐसा लगा कि अब क्या करें? वो ऐसा तो था नहीं कुछ दिमाग में कि कुछ आगे क्या करना है। तो घर वालों ने बोला कि आगे पढ़ाई करो और तो कुछ नहीं। तो मैं इसका एमए का किया फिर। एमए शिमला से एमए, एमए के बाद फिर एमफिल किया। तो जैसे-कैसे मैं लगा रहा पढ़ाई के साथ। तो अपने फिर संस्थाओं के साथ भी काम करते रहे थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ। उससे थोड़ा चलता गया मेरा, फिर इंटरेस्ट भी बनता गया, तो समझ भी बनती गई कई चीज़ों की। और मेरे जो टीचिंग का बना, ये मेरे दोस्त मेरे से पूछ लेते थे, कोई चीज़ मुझे समझ आती थी तो ग्राउंड में पकड़ लेते थे कि समझाओ हमें, वो क्या किया उसका, वो रहा कैसे है। तो वहाँ से ये इसकी सिखाने की टीचिंग की जर्नी मेरी शुरू हो गई। अपने दोस्तों को सिखाना, जो अपने आप को आना वो उनको सिखा देना। वहाँ से मेरा ये टीचिंग का बन गया ज़्यादा फिर। तो सर टीचिंग किस तरीके से हेल्प करता है आपको सर पर्सनली? टीचिंग से कई चीज़ें हमारी क्लियर होती हैं। जैसे आपका सवाल है, तो मेरा भी कहीं न कहीं वो सवाल है। उस पे रिसर्च करना, रिसर्च करके वो बताना, वो तो अपना नॉलेज एक गेन होता है वहाँ से। तो मैं अब वो सिखा-सिखा के सीखा हूँ। कोई नया सवाल आ गया, उस पे रिसर्च करनी, उसको ये करना कि कैसे आपके ज़हन में डाला जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही सर, सिखा-सिखा के सीखा हूँ। हाँ जी। बहुत सी चीज़ें वो सिखा के क्लियर होती हैं। तो सर मंडी शहर किस तरीके से हेल्प करी उसने आपकी डेवलपमेंट में म्यूज़िकली? मंडी में मैं एक टाइम में कई संस्थाओं के साथ काम करता, जैसे फ़ोक की संस्था अलग थी, क्लासिकल का जैसे कॉलेज हो गया अपना, वहाँ से। और जैसे ये स्पिरिचुअल संस्थाएँ जो भी थी, आश्रम वगैरह, वहाँ जाके वो स्पिरिचुअल वाला माहौल। तो एक टाइम में मैंने काफ़ी अलग-अलग फ्लेवर्स में काम किया, मतलब फ़ोक में भी बड़ा काम किया और स्पिरिचुअल उसमें, भजन उसमें, और क्लासिकल में तो कॉलेज के साथ थे ही थे हम। वहाँ तो उनके साथ रहते थे। सर कल्चरली एक मंडी डिस्ट्रिक्ट, हाँ जी। सर डिस्ट्रिक्ट की जगह पहले क्या वर्ड होता था? जिला नहीं, राजाओं का जिस तरीके क्या होता था वो एरिया? रियासत। हाँ, तो मंडी रियासत थी? हाँ, मंडी अपने आप में स्वतंत्र रियासत थी। और मंडी और सुंदरनगर ये आपस में मिलते, एक पड़ोसी ये थी, रियासतें थी। और कल्चरली दोनों काफ़ी डेवलप। तो जैसे वो मंडी में वो होता है शिवरात्रि का जी। मेला, हाँ जी, हाँ जी। उसके बारे में कुछ बताओ सर, मेरे को बहुत कम पता है। शिवरात्रि मेला एक राजनीतिक वो भी था। बाकी जैसे राजाओं का पूरे अपने राज्य का जैसे अपना वो देखना होता ना एरिया, तो वहाँ के सारे देवते बुलाने उन्होंने, सारे देवताओं को बुलाना। तो वो फिर वहाँ पे सबका मेल-आप करना,
सब देवताओं के, सारे देवता लोग आपस में, और उनके जो साथ में आते थे वो लोग, वो सब मिलते थे। उससे एक वो भी बन जाता था कि आर्थिक का वो भी ना डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाता है। जैसे मेला होता है कहीं, तो कहीं पैसे की वो भी हो जाती है, सर्कुलेशन ज्यादा बढ़ जाती है। एक तो ये था। बाकी कल्चरल भी, उस पहाड़ी का कल्चर क्या है तो इस पहाड़ी का कल्चर क्या है, वो सब उसमें आपस में वो गेट टुगेदर होती थी 5-7 दिन जो भी होता था। सारे देवता एक लाइन में बैठते थे, पूरे जिले के लोग आते थे, जिले के बाहर से भी आते थे, वो देवताओं के दर्शन के लिए आते थे सबके, क्योंकि एक जगह सारे देवताओं के दर्शन होते हैं ना, वो सैकड़ों के हिसाब से देवता बैठे हैं, सबके दर्शन होंगे इकट्ठे। और ये था कि लोगों का और मेले का एक आर्थिक का भी बन जाता था और कल्चरली भी गेट टुगेदर। अब तो काफी वो हो गया कि करोड़ों में जाता है वो मेला, करोड़ों में इनकम भी है और डिस्ट्रीब्यूशन भी है। फिर काफी पॉपुलेशन है सर मंडी में ना। हाँ जी, पॉपुलेशन। सुंदरनगर मंडी प्रॉपर बड़े बड़े शहर है। मंडी फिर थोड़ा हाँ, वैली के अंदर है। सुंदरनगर तो प्रॉपर सर एक, मेरे को तो ऐसा लगता है पहाड़ों के बीच में प्लाटो बना हुआ है बिल्कुल। हाँ, सुंदरनगर का एरिया काफी वो प्लेन है, जो बल एरिया सारा सुंदरनगर तक काफी एरिया वो प्लेन है। तो एक तो अपनी जो नहर गई, इससे भी काफी वो हो गया, उसका डेवलपमेंट होगी। पानी की वजह से वो फिर उपजाऊ भी ज्यादा है। एक सर खबर आई थी उड़ती हुई कि एयरपोर्ट बना रहे हैं सुंदरनगर में, ऐसा है कुछ? हाँ जी, वो मंडी में ही बन रहा है, वो मंडी के ज्यादा पास है, सुंदरनगर और मंडी के बीच में है वो जगह। वो तो बड़ी खूबसूरत जगह है सर, वो जो एक आता है ना जो नया हाईवे बना है जहाँ। हाँ, बस वहीं उसी के आसपास बनेगा वो। बड़ी अच्छा, वो सुंदरनगर प्रॉपर नहीं है, वो सुंदरनगर से थोड़ा आगे, विस्को के पास है ये। विस्को से पहले है पहले है। जो प्लेन एरिया है ना, वहीं बनेगा वो, उसी में है। सर हिमाचल को लैंड ऑफ गॉड क्यों बोलते हैं सर? वो एक सारे हर जगह कहीं भी जाएंगे आप, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ में कहीं ना कहीं देवताओं का और काफी पुराने मंदिर है, और लोगों की आस्था भी है, और है भी उनके साथ लोगों की इंटरेक्शन भी बहुत अच्छी है। मतलब वो लोगों के साथ एक परिवार की तरह रहते हैं देवता लोग। ये मेरे दोस्त ने भी एक बार मेंशन किया था सर, ये कि हमारी तो बातचीत होती है प्रॉपर। हाँ, मजाक चलता है। हाँ जी, हाँ जी, गप्पे चलती हैं, सब चीजें हैं। जो उनका रिप्रेजेंट होता है, गुरु बोलते हैं उसको, देवताओं का, वो देवता की तरफ से वो बात करता है लोगों के साथ, उसमें वो शक्तिपात होता है उस वक्त, मतलब वो कनेक्ट होता है उस वक्त देवता के साथ, देवता की सारी बातें, एक तरह का देवता का स्पीकर हुआ उस वक्त। तो लोग अपनी समस्याएं उससे साझा करते हैं, तो वो उसका बताता है, उसका सॉल्यूशन बताता है देवता वहां पे। सर जिस तरीके से देवताओं का और हर पहाड़ पे एक अलग एक स्पिरिचुअल कॉलिंग है, एक अब अलूफ है सर। अलूफ से तो फिर पेड़ पौधे जहाँ ज्यादा हैं वहाँ नेचुरली तुम्हें वैसे एक पहाड़ को एक लेके चलो कि अब जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वहां केंद्रित हो जाती है वो, तो देवताओं के में जो ऊर्जा है वो ब्रह्मांड से वो उसी के साथ कनेक्ट है। आप जब भी मंदिर देखेंगे वो ऐसी पहाड़ी पे मिलेगा कहीं ना कहीं आपको। तो वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा वो देवता के साथ रहती है वहां पे, ऐसे भी लोगों को भी आस्था ठीक रहती है। फिर जैसे मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी सर, बहुत ही ज्यादा अपार्ट फ्रॉम दिस बहुत ही रिच फोक म्यूजिक भी है सर हिमाचल में। हाँ जी, दरअसल वो पहाड़ इतने हैं कि आप 3 किलोमीटर के बाद बोली में थोड़ा सा फर्क आ जाता है, और थोड़ा सा लोगों के रहने खाने का भी फर्क पड़ जाता है वहां पे। जैसे यहाँ के लोग जैसे कुछ टोन में बोलेंगे, वो 3-4 किलोमीटर के बाद कुछ और टोन में बोलेंगे, शब्द वही होगा, थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक्सेंट चेंज हो जाएगा उसका। तो जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है सारी, तो सब में अपना एक इंडिपेंडेंट वो है, कल्चरल है, खाने का भी, गाने का भी, बोली का भी, और डांस का भी, म्यूजिक का भी, सबका कहीं ना कहीं फर्क है, बिल्कुल खासा फर्क दिखता है वो। आप मंडी में चले जाओ, मंडी का अपना एक इंडिपेंडेंट बोली है, खान पान है,
और डांस फॉर्म है, गाने हैं, कुल्लू में चले जाओ, कुल्लू के अलग हैं, वो हमें समझ नहीं आते। क्या बात कर रहे हो? हाँ, कुल्लू की जो टिपिकल ट्रेडिशनल बोली है वो हमें समझ नहीं आती, उनके गाने कहीं समझ नहीं आते हमारे। ऐसे ही कांगड़ा में चले, कांगड़ा बिल्कुल ही पंजाब के साथ सटा है, तो पंजाब की ज्यादा चीजें वहां पे दिखती हैं हमें, पर पंजाब से अलग है, तब भी अलग है। शिमला बिल्कुल अलग, वहां से वहां की बोली अलग, वहां के डांस के फॉर्म अलग, वहां के वो सारा अलग हो जाता है। तो अगर आप जितनी डिस्ट्रिक्ट हैं उसके हिसाब से सारा अलग अलग है सबके पास। मतलब इतनी रिचनेस है कि आप एक पहाड़ दूर हो और आपको हो सकता है कि जो उस पार जो पहाड़ में कुछ जो चल रहा है वो पूरा समझना है शायद। हाँ जी, फर्क रहेगा कुछ ना कुछ। वो रहन सहन में भी फर्क है फिर हमारे, कुछ लोग क्या प्रेफर करते हैं रहने में, पहनने में क्या प्रेफर करते हैं, अगले पहाड़ी वाले क्या प्रेफर करते हैं। अब तो खैर लोग जैसे संचार के साधन ज्यादा हो गए, आना जाना भी ज्यादा हो गया, तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कॉमन लग गया उन्हें सब कुछ। पर वैसे फिर भी जो पुराना है कहीं ना कहीं बचा है, अभी तक सेफ बचा है। मेरे ख्याल से लोग ही हैं जो बचा के रख रहे हैं मतलब। हाँ जी, कुछ हैं जैसे संस्थाएं भी बहुत ज्यादा काम कर रही हैं इस पे, गवर्नमेंट का भी काफी। नहीं गवर्नमेंट का भी है सर। मैं स्पीति में आज से 8-9 साल पहले एक तब वो थे APRO जी, एंड सर मेरे लिए आई हैड मतलब बहुत रिस्पेक्ट जागी मेरे अंदर कि भैया गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पढ़े लिखे जानकार गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं और मैं उनको मिला। उनका तो वो तो हिस्ट्री थी फोक म्यूजिक की, मतलब अभी भी हैं सर वो, अब तो रिटायर हो गए, DPRO रिटायर हुए हैं वो तो आप मैंने शायद मेंशन भी किया उनके बारे में आपको। DPRO साहब बात की थी आपने। जी अब वो DPRO हो गए बन गए थे, तब भी हम उनको APRO ही बुला रहे थे क्योंकि वो एक कनेक्शन ऐसा बन गया था जी। तो सर वो तो हिस्ट्री है फोक लोर स्टडी के जी, जो मेरे को उनको भी सर मैं इनवाइट करूंगा सर। हाँ उनका काफी सर कोई फोक कॉम्पोजिशन जो आपके दिल के करीब हो जो आप शेयर करना चाहते हो। एक हमारी मंडी में एक छिंज गीत बोलते हैं उसको, छिंज गीत। उसका भाव ये था कि पहले लड़कियों की शादियां दूर दूर होती थी, तो वो कहीं ना फोन थे, ना चिट्ठियां जाती थी, ना आती थी, ना पढ़ने भी नहीं आती थी ज्यादा लोगों को, तो अपने घर वालों को याद करती है और मायके वालों को याद करती है, तो उनको याद कर करके रोती है। तो उस टाइम के कुछ एक गीत है उसमें, छिंज गीत बोलते हैं उसको, मैं थोड़ा सा सुनाता हूँ आपको। वो एक उसको कौवे को एक बनाती है डाकिया दिमाग में, तो उसको बोलती है वो, उड़ी जाया कालिया कागा ले जा स्नेहा, मतलब मेरा जो संदेश है वो लेके जाओ मेरे माँ बाप के पास, कि आपको वो आपकी बेटी याद कर रही है। थोड़ा सा मैं गा के सुनाता हूँ। उड़ी जाया काले कागा, एक वो स्नेहा लई जाया, किस जो भी देना मेरा सुख वो स्नेहा, किस जो भी देनी बाकी चिट्ठियां, आमा जो भी देना मेरा सुख वो स्नेहा, बापू जो भी देनी बाकी चिट्ठियां। वो बोलती है कौवे को कि वो मेरा माँ को स्नेहा देना मेरी तरफ से, और जो चिट्ठी है वो मेरे पापा को देनी, वो पढ़ेंगे भी उसको। वाह, और एक इमेजिनेशन ही है उसकी, अब कहाँ कौवे लेके जाएंगे बेचारे। वाह सर। और ये तो स्पेशल मंडी की है ना सर? हाँ जी। इसी तरह सर आप
गीत द्वारा आप बता सकते हो कि कहाँ दूसरी में थोड़े अब चेंजेस आ जाएंगे, जैसे कि ये है कुल्लू वाली साइड की और यहाँ पे इस कॉम्पोजिशन से एक राग भी अलग जा रहा है, एक माहौल भी अलग जा रहा है, कुछ एक्सप्लेन? हाँ, कुछ अब तो याद नहीं आ रहा इतना। जैसे शादी की गीत कांगड़ा के तरफ से लेता हूँ मैं थोड़ा सा, शादी में गाते थे। याद नहीं आ रहा इतना। कोई बात नहीं सर, अगर एक माहौल भी आप उसका गा दो। इस वक्त देखो मैं बहुत सालों से ना डिस्कनेक्ट हो गया उन चीजों से, हालांकि पहले बहुत ज्यादा उस पे किया, मंडी में मैंने ज्यादा काम किया। अब कांगड़ा का देखो शुरुआत ही याद नहीं आ रही है। झमकड़ा बोलते हैं उसको, झमकड़ा गीत एक उसमें शादियों का माहौल बताता है हो गया। झमकड़ा वे झमकड़ा बोलदा नचने जो, नचाने जो, कि खाने जो, कि लेने जो, झमकड़ा वे। आप देखो इसकी टोन थोड़ी अलग हो गई अब। ऐसे थोड़ा कुल्लू का अलग रहता है। अब कुल्लू की बोली इतनी टफ है, वो समझ नहीं आती वो क्या गा रहे हो, वो बोलना भी हमारे लिए मुश्किल है। क्या था वो? देश शोभला हिमाचल मारा, हिमाचल मारा, देंदा चमके स्वर्गे दा तारा, देश शोभला, देश शोभला हिमाचल मारा, हिमाचल मारा, देंदा चमके स्वर्गे दा तारा, देश शोभला। आलू शेवारा देश हमारा, आलू शेवारा देश हमारा, देंदा चमके स्वर्गे दा तारा, देश शोभला। इसमें ये किया है कि देश में हमारा हिमाचल एक अलग चीज है, एक न्यारा है बहुत। और आलू और सेब यहाँ पे फसल होती है, तो भी हम सारे देश को भेजते हैं। वो थोड़ा बहुत उसका फसल का भी किया, उन्होंने जिक्र किया उसमें गाने में। ऐसे अपने कामों का सारा जिक्र करते हैं अपने फोक सॉन्ग में, लोग अपने दुख दर्द सारे उसमें बयां करते हैं। लोगों के, पब्लिक की जो भी दुख दर्द है वो सबका साझा एक गीत होता है। अब देखो सर कितना आपस में ये कितने अलग थे, है ना? हाँ जी। जैसे कांगड़ा वाला मेरे को बहुत ही रेपिटेटिव लगा कि वो उसी को बार बार गाया जा सकता, ऐसा है उस कॉम्पोजिशन में कि वो वही जो वो एक फ्रेज था वो बार बार आता, ऐसा था? ऐसा हाँ है? जी, हाँ जी, हाँ जी। वो एक शादी का माहौल, वो खुशी का माहौल है, तो उसमें एक दूसरे को वो मतलब बर पक्ष के लोगों को गालियां भी देते हैं उसमें। वो क्या होता है बर पक्ष? जो दूल्हे की साइड के लोग आते हैं ना बारात में, उनको गालियां देते हैं, उनको उनकी बेइज्जती करते हैं अलग अलग तरीके से, प्यार से मतलब। हाँ वो हाँ एक तरह का भी प्यार भी है, और उनको एक नीचा दिखाने की एक दूसरे को ऐसा करते हैं। एक वो स्वीट सी राइवलरी जो होती है, वो तो इतना तो बनता है सर। हाँ जी। तो सर चंडीगढ़ में आप स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, चंडीगढ़ ने किस तरीके से आपको? हाँ, चंडीगढ़ मेरे लिए एक अलग था, बिल्कुल अलग था। यहाँ भी मैंने 0 से शुरू किया है। पर ये था कि ग्रामर एक जैसा है म्यूजिक का, तो हमने शुरुआत तो ग्रामर से करते हैं। हम ग्रामर को ही दिखाते हैं कि कैसे टोन को पकड़ना है, कैसे रिदम को पकड़ना है, कैसे समझना है, कैसे अप्लाई करना है। बस ये चीजें सिखाते हैं जो स्टूडेंट्स को। फिर वो फिर जो मर्जी गाए, चाहे हिंदी गाए, गजलें गाए, भजन गाए या फोक सॉन्ग गाए,
पंजाबी फोक सॉन्ग, वो जैसे मर्जी उसमें जोन में जा सकता है। तो जैसे सर मैं भी आपका स्टूडेंट हूँ, आप देखते होंगे कि मैं भी एक बैंड में हूँ, तो आप एज अ थर्ड आई, आपको हमारी जो प्रोग्रेस है उस कैसी लग रही है वो बैंड की? हाँ, आपका ग्रुप काफी समझ से काम करता है। एक हर चीज को रिसर्च करते हैं आप लोग, जैसे लिरिक्स से लेके म्यूजिक से लेके हर चीज में रिसर्च करके उसको प्रोड्यूस और प्रिजर्व रखते हैं आप। काफी अच्छा आपका वो सराहनीय कार्य है, प्रेजेबल। सबका अपने अपनी फील्ड में एक मास्टरी भी कर रहे हैं आप लोग, है ना, और अपना हर चीज को समझना उसमें कि उसका साउंड का लेवल क्या, उसका टोन का लेवल कैसा, वो बहुत अच्छा। और जो आपके गाने हैं उस पर भी आप काफी अच्छा रिसर्च कर रहे हैं और काफी अच्छे ढंग से उसको तैयार करके प्रिजर्व कर रहे हैं अभी। सर जो आपने वो गाना था एक शिवयोग, हाँ जी। वो उसके पीछे क्या थॉट था कि जब मैंने आपको वो ग्रूव सुनाया था तो आपने एकदम से उसकी नब्ज पकड़ ली ऑब्वियसली कि कहाँ जा रहा है, कौन से राग में है, कैसे। तो वो फिर मेरे दोस्त ने वो इतना, बहुत कई लोगों का इतना फेवरेट है सर वो गाना कि लोग अपने ग्रैंड पेरेंट्स को सुना रहे हैं कि कल्चरली रिच जो एक गाना है फ्यूज्ड विद क्या कह सकते हैं, मतलब मॉडर्न म्यूजिक। तो सर वो शिव योग के पीछे आपका क्या थॉट था जब आप यहाँ आए, आपने एकदम से वो क्यों उस तरफ डायरेक्शन क्यों पकड़ी? जो आपका फ्रेज बज रहा था वो राग जोग से था, जोग राग से। तो एक कंपोजिशन उसमें से फिर मुझे वो स्ट्राइक कर गई। वो शिव महिमा से बड़ी फेमस कंपोजिशन थी, वो भी जोग राग में थी। नाम आपने शिवयोग रखा था उसका, तो मैं उसके साथ फिर जोड़ दिया उसको। मेरे ख्याल से आपके गाने के बाद मैंने नाम शिव योग रखा, उससे पहले कुछ और था। अच्छा। बट सर एक बार वो लिरिकली इतना स्ट्रांग है, कॉम्पोजिशनली तो वो है ही है। एक बार सर मेरे को आप वो पहले तो आप मुझे उसके लिरिक्स एक बार बोल के बताओ। उतना खास तो याद नहीं। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोग गाएं, नाचे धरा गगन पे। आप गाओगे ना शायद तब आपको बैठ जाएगा वो। मुझे, मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा उसका लिरिक्स भी क्या है। वो सर हमने अब रिकॉर्ड करना है उसको स्टूडियो में जाके। अच्छा। हाँ जी। नाचे धरा गगन तो झूमे दसों दिशाएं। वाह, ये वाह, एक बार पूरे फ्लो में बताना सर। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोग गाएं, नाचे धरा गगन तो झूमे दसों दिशाएं। वाह। इसका वो फ्रेज है, तू देव सबसे न्यारा तुझको नमन हमारा, लाए हैं तेरे द्वारे दर्शन की कामनाएं। हम जो आपके द्वार पे आए तो आपके दर्शन के लिए आए। सर इसको एक बार गा के बताना जरा। हाँ, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाएं, शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाएं, नाचे धरा गगन तो आ नाचे धरा गगन तो झूमे दसों दिशाएं, शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाएं, तू देव सबसे न्यारा तुझको
नमन हमारा लाए हैं तेरे द्वारे, दर्शन की कामनाएं। शिवनाथ तेरी महिमा पंछी पवन सुनाए, नाचे धरा गगन तो झूमे दसों दिशाएं। शिवनाथ तेरी महिमा जब तीन लोक गाएं। Amazing sir, amazing. बहुत अच्छा कंपोजिशन किया और बहुत अच्छा गाया जिसने भी गाया है। सर ये भी कोई क्लासिकल कॉम्पोजिशन है या ये कोई वो है? क्लासिकल, अब प्योर क्लासिकल तो नहीं बोलेंगे अब इसमें, क्योंकि दूसरा राग भी ऐड किया है दूसरे, और जैसे मूड के हिसाब से उसको चेंज किया है। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है। वाह सर, कैसा लगा सर बात करके आपको? बहुत अच्छा, मजा आ गया। काफी पुरानी चीजें निकली बाहर। नहीं सर, जरूरी है, बहुत जरूरी है ये चीजें बाहर आना, है ना? हाँ जी। अभी तो मैंने सर आपसे हजारों सवाल नहीं पूछे लिटरली बड़ी सारी चीजें मेरे दिमाग में आ रही थी, फिर मैं सोचा था नहीं, थोड़ा फिर कभी। हाँ, टाइम का भी शॉर्टकट देखना पड़ता है। सर आगे जाके ना हम ऐसा भी करेंगे कि किसी एक टॉपिक पे हम एक डिस्कशन कर सकते हैं प्रॉपर, जी, है ना सर? जी ठीक है सर। तो मेरे को रैप करने के लिए भी 3 तालियां बजानी पड़ेंगी। कर दो सर? ठीक है, 3 तालियां आप कर दो। क्या बात।